इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। 24 घंटे से ममता बनर्जी और राहुल गांधी खेमे में तल्ख हलचल हो रही है। हार के बाद ममता की टीएमसी में बगावती तेवरों ने टूटन की नींव पड़ गई है। टीएमसी के विधायकों ने काली घाट की बैठक में जमकर भड़ास निकाली और अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी को खूब खरी खोटी सुनाई। 15 विधायक तो गायब ही हो गए। एक विधायक तो बोले टीएमसी नेताओं की धमकियों का घड़ा भर गया था, इसीलिए जनता ने हमें रौंद दिया है। पुष्पा झुकेगा नहीं, नतमस्तक हो गया है। सारी हेकड़ी मिट्टी में मिल गई है। कमोबेश यही हाल पूरी पार्टी का हो गया है। तृणमूल कांग्रेस सत्ते में है तो ओरिजिनल कांग्रेस में भी अच्छा नहीं चल रहा है। राहुल खेमे के किशोरी लाल शर्मा के खिलाफ रायबरेली और अमेठी में पोस्टरबाजी होने लगी है। राहुल के दूत तनुज पुनिया और राजेंद्र गौतम को मायावती के आवास पहुंचे, पर उन्हें मायावती ने गेट से ही लौटा दिया। मनाली हिमाचल प्रदेश में नगर परिषद के चुनावों में भाजपा ने सारी 7 सीटों पर कब्जा कर लिया है। तो कांग्रेस विचारधारा के नेताओं पर संकट है या नेतृत्व को लेकर मत और मन में भूचाल आ गया है? हम इसी पर एजेंडा पर चर्चा करेंगे। और क्या कांग्रेस की विचारधारा में वामपंथ की एंट्री ने पॉलिटिकल वॉर के मूल सिद्धांत में विभाजन पैदा कर दिया है? ऐसे तमाम सवालों के बीच कांग्रेस प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह जी, बंगाल से भाजपा के प्रवक्ता ऋषिकेश चौधरी जी अपनी बातें रखेंगे। साथ में राजनीतिक विश्लेषक ब्रजभूषण सिंह जी भी पूरी हलचल को कसौटी पर तोलेंगे। आप सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। पहले तनुज पुनिया जी की बाइट सुन लीजिए। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मीटिंग हुई थी एससी डिपार्टमेंट की, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग और एससी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें मायावती जी की स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई। तो जब वहां से निकले, बगल में माननीय मायावती जी का आवास था। तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि समाज की हमारी सीनियर नेता हैं, उम्र भी 70 साल के ऊपर लगभग हो गई है, तो उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहां बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो 2 मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे। वो व्यस्त थी, हमें समय नहीं मिला, तो हम लोग लौट आए थे। 2 साल से किशोरी लाल तुमने क्या किया है? ये देखिए, अमेठी में इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। अब कांग्रेस में क्या हो रहा है ये राहुल गांधी जी को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एयरपोर्ट पर जब वो कल आए तो अजय सिंह लल्लू को लेकर भी काफी वितंडावाद हुआ। एयरपोर्ट पर लल्लू नाराज हो गए और ये कहने लगे कि उन्हें कांग्रेस के जो अलंबरदार हैं उन्होंने पास तक नहीं दिया, क्योंकि हमें उन्हें राहुल गांधी का स्वागत करना था। लेकिन अलंबरदारों को यह बात भी नागवार लग रही है। इस तरह की बातें अब अमेठी से चलकर रायबरेली में भी कदम ताल करने लगी हैं। तो क्या आपको, हमें लगता है या दूसरे को भी लगता होगा, लेकिन कांग्रेस के बीच में यह हलचल है कि किशोरी लाल शर्मा सांसद हैं, लेकिन जितना उनको समय देना चाहिए था जनता के बीच में उतना उन्होंने नहीं दिया है। शायद उन्हें कोई भ्रम हो गया हो या मुगालता हो गया हो कि वो राहुल गांधी खेमे के हैं या कैंप के हैं और मजबूत व्यक्ति हैं, इसलिए उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन जनता सबसे बड़ी कहीं ना कहीं परीक्षक होती है और उसने वही अंदाज शुरू कर दिया है। इस बात को पूरी कांग्रेस को समझना होगा। तो तभी मुझे लगता है कांग्रेस को 2027 का बैटल बढ़िया लगेगा, लड़ना भी अच्छा लगेगा और कार्यकर्ताओं को मुझे लगता है उनकी जो भी बातें हैं उसे समझना होगा और कोर करेक्शन तो अब करने का वक्त आ गया है पूरी कांग्रेस को। ये बात तो बिल्कुल साफ साफ हो गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो तनुज पुनिया जी अगर मायावती जी के यहाँ गए थे,
हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से बात कही है, उसका क्लेरिफिकेशन दिया है कि उनका मंतव्य कुछ और था और निकाला कुछ और जा रहा है। तो ये बातें तो पॉलिटिकल लोग कहते हैं, लेकिन बात यही है अंदर खाने की कि वो मायावती जी को मनाने गए थे, क्योंकि कांग्रेस का हाईकमान ये चाहता है कि कांग्रेस और बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़े ताकि भाजपा को किनारे किया जा सके। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है ये तो वक्त बताएगा, फिलहाल नहीं दिख रहा है। और इसी क्रम में मैं सवालों के क्रम भी अब शुरू करेंगे, और शुरू करेंगे बंगाल से। चौधरी साहब, टीएमसी में कालीघाट की बैठक हुई कल, 15 विधायक नहीं थे और 3-4 विधायकों ने तो वो बातें कही हैं जो शायद ममता जी और अभिषेक जी को पिछले 15 सालों में कभी भी सुनने को नहीं मिली है। और वो बैठी थी, वो बैठे भी थे और सुन रहे थे कितनी कड़वी कड़वी और जहरीली बातें उनके विधायक कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है टीएमसी में बगावत है या बिल्कुल उसकी का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है? आप इशारा करें तो आपके यहां टूट के सब आ जाएंगे। देखिए, ये राजेश जी, मैं एक सिंपल सी बात आपको एक पूरी भूमिका रखना चाहता हूँ जी। टीएमसी जिस प्रकार का दल था, वहां पे जो शेष नेतृत्व बैठे थे वो इतने मुगालफे में रहते थे कि ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है और ग्रास रूट लेवल पे पार्टी के कार्यकर्ता की सोच क्या है, या छोटे नेता किस तरीके से पार्टी के जो मैनिफेस्टो है या पार्टी के जो कार्यशैली है वो जनमानस तक पहुंचाने में सक्षम है या असक्षम है, या क्या उनकी तकलीफ है। मैं तो टीएमसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैं भाप सकता हूं कि पार्टी में एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं विद्रोह की स्थिति है। कहीं ना कहीं बहुत सारे नेता हैं जो बागी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं एक फ्लड गेट चाहते हैं कि भाजपा अपना फ्लड गेट खोले, कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं भाजपा में समाहित हो जाए। लेकिन ये भाजपा करने वाली नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी के जो विधायक हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान कराया है अभिषेक बनर्जी ने। और अभिषेक बनर्जी के जो जिस प्रकार से उन्होंने इस बार संबोधन किया है जनता को कई मंचों से, जिस प्रकार से उनकी भाषा चली रही है, जिस प्रकार से वो आक्रामक होकर के भारत के खिलाफ ही कई बार उन्होंने कहा है कई जगह पर, तो कहीं ना कहीं बंगाल की जो पृष्ठभूमि रही है, राष्ट्रवादियों की पृष्ठभूमि रही है। बंगाल में लोग जो है राष्ट्रवाद की चिंताधारा से जुड़े रहे हैं एक अरसे से, कहीं ना कहीं उन्हें ठेस पहुंची है। और कई ऐसे विधायक हैं, मैं नहीं कहना चाहता कि, लेकिन हर पार्टी में कुछ लोग गंदे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं। तो कहीं ना कहीं विधायक जो अपनी बात नहीं कर पाते थे, ममता बनर्जी और टीएमसी के जो युवराज हैं अभिषेक बनर्जी से मिलना मुश्किल था। अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था इनके अपने नेताओं से कि भाई आप अपने ग्रास रूट की बात अगर नहीं समझोगे तो पार्टी को कैसे माने पार्टी का विस्तार या पार्टी को वर्चस्व में कैसे रखोगे। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के एक मीटिंग बुलाई गई थी कल कालीघाट में, जिसपे सारे माने जितने विधायक हैं उनका रोष फट पड़ा है। तो ये सब तो हमने भी मीडिया में ही देखा है। लेकिन चौधरी साहब, आपके यहां भी थोड़ा मनभेद की स्थितियां पैदा हो गई हैं। दिल्ली कह रही है कि पिक एंड चूज पॉलिसी बनाइए, लोकल आप यूनिट कह रही है कि नहीं, कोई हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे, टीएमसी के और कांग्रेस के और लेफ्ट के किसी भी नेता को हम नहीं लेंगे। लोकल लीडरशिप और दिल्ली के बीच में थोड़ा मनभेद है। मतभेद की बात नहीं कर रहे हैं हम, मनभेद की स्थितियां पैदा हो गई हैं। क्या आपको लगता है ये आपके लिए भी नुकसानदेह होने जा रहा है, या पार्टी के अंदर भी कुछ विध्वंसात्मक स्थितियां हैं, विध्वंस वाली स्थितियां हो रही हैं? देखिए, बंगाल की जो इकाई है भाजपा की, उसका ये कहना है, बंगाल का एक स्वरूप रहा है बंगाल के राजनीति का। जब भी जो सत्ता में आते हैं यहाँ दल परिवर्तन कार्यकर्ता से लेकर नेता तक करते हैं। आपको 2021 की 11 की घटना याद होगी कि जब सीपीएम छोड़ के गई तो ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी में कई ऐसे सीपीएम के दिग्गज और कार्यकर्ता समान, और किसी कारण से ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसकी अपनी जो पृष्ठभूमि थी कहीं ना कहीं लगातार 15 वर्ष में कहीं ना कहीं उन्होंने खो दी। और बंगाल में बहुत जिद्दोजहद के बाद भाजपा अपना सरकार बना पाई है।
और ऐसे में ऐसे नेता को लेना या ऐसे कार्यकर्ता को लेना जो लोकल स्तर पर आपके कार्यकर्ताओं से बहुत ही मैंने उनका व्यवहार बहुत ही अमानवीय रहा है। अब एक लोकल स्तर का नेता जिससे भाजपा के लोकल स्तर के लोगों को बहुत ही कष्ट हुआ है, अगर वो वापस आएगा तो कहीं ना कहीं हम अपनी ग्रास रूट की जो पकड़ है वो कमजोर करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बंगाल की इकाई है भाजपा की, वो कहीं ना कहीं जायज मांग कर रही है कि किसी भी प्रकार से किसी भ्रष्ट या किसी भी ऐसे व्यक्ति को दल बदलने का मौका ना दिया जाए, क्योंकि भाजपा को जो बहुमत मिला है इन्हीं सब नेताओं के खिलाफ मिला है, इन्हीं सब कार्यकर्ताओं के कुकृत्य के बाद जनता का जो रोष इन पे फट पड़ा था, उसी को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं भाजपा को ऐसी बहुमत मिली है। अगर यही सब नेता वापस भाजपा में बैकडोर से एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं 5 सालों में भाजपा की अपनी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं मुझे खोती हुई नजर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं राज्य इकाई के साथ हूँ। राज्य इकाई का जो निर्णय है वो मैं उसके साथ ही रहूंगा, और ये केंद्र की इकाई जो है वो चाहती है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से वाद विवाद को हटाते हुए एक सुचारू रूप से सरकार यहाँ बन गई है, अब इसको 5 साल काम करने का मौका दो और जो ये वायलेंस है कंटेन किया जाए। चौधरी साहब, क्या इसके पीछे मतलब तमाम रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सुनील बंसल जी थोड़ा अपना कुछ स्टेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कशमकश की स्थिति है बीजेपी के अंदर, क्या उनका रोल आप समझ रहे हैं? क्या ये जो कशमकश और ये जो कहीं ना कहीं कतर व्योंत की स्थिति है, क्या उसके लिए उन्हें थोड़ा बहुत जिम्मेदार बताया जा रहा है? ये सच है क्या? मैं बिल्कुल आपके इस बात से मैं सरे से खारिज करता हूँ। सुनील बंसल जी एक कुशल राजनेता है और हमारे देश नेतृत्व का जो डिसीजन होगा, जो निर्देश होगा, देश नेतृत्व करेगी। राज्य की इकाई जो है वो अपने बातों को रखता है और जिस तरीके की, देखिए हर दल में कुछ ना कहीं, हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक राजनीतिक दल है, तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं अगर कुछ बात है तो हम अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही अपनी बातों को अपने दल के माध्यम में रखते हैं, अपने अंतर्गत रखते हैं। तो मैं सुनील बंसल जी के ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं ये विचार हैं भाजपा के अंदर कि कुछ लोग जो हैं जो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में भाजपा को अब काम डाउन होकर के गवर्नेंस के ऊपर फोकस देना चाहिए। और अभी भी देखिए भाजपा के कुछ ऐसे खेमे हैं, हमारे अंदर कुछ गर्म दल हैं जो चाहते हैं नहीं, ताबड़तोड़ एक्शन होना चाहिए। जिन्होंने जनता के साथ दुष्कर्म किया है, दुर्व्यवहार किया है या दुर्नीति की है या किसी भी तरीके से अमानवीय हरकत में जुड़े रहे हैं, सम्मिलित रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हर दल की बात है। बिल्कुल। अभी आते हैं चौधरी साहब। ब्रजभूषण जी, एक छोटा सा सवाल, बंगाल में जिस तरह का राजनीतिक फैसला जनता ने दिया है कि टीएमसी को हटाया और भाजपा को सत्ता सौंप दी है, इसे आप कितनी दूर तक देख रहे हैं? क्या एक बॉर्डर इलाके में जिस तरह की सुगबुगाहट रहती थी, चहल पहल रहती थी, कभी कभी सनसनी और तमाम सारी बातें रहती थी, उसको खत्म कर दिया क्या हिंदू समाज ने? क्योंकि हिंदू वहां एकजुट हुआ है, इसीलिए शायद भाजपा जीती है चुनाव। राजेश द्विवेदी जी और हमारे सारे आमंत्रित सदस्यों को मेरा सादर अभिवादन, नमस्कार। नमस्कार सर। आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया गया। जहाँ तक टीएमसी की बात है, अगर हम इसको ये कहें कि राष्ट्रवाद की विजय हुई है तो हम ऐसी विजय भी नहीं कह सकते। लोकतंत्र में सत्ता का आना, सत्ता का जाना, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होना, ये सारी बातें लागू होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये जरूर कह सकता हूं कि टीएमसी की असफलताओं की विजय है भारतीय जनता पार्टी। अगर टीएमसी के नेताओं ने जनता से अपनी दूरी नहीं बनाई होती या इंडिया गठबंधन में, मैं तो राजेश जी ये कहना चाहता हूं कि जिस समय इस कालखंड का इतिहास
विपक्ष से जाएंगे। 60% वोटों के होने के बावजूद दक्षिण तक में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद, या मैं कड़े शब्दों में कहूं उग्र राष्ट्रवाद, या मैं ये कहूं हिंदुत्व की लहर, या मैं ये कहूं कि सेकुलरिज्म पर खतरा जैसा, कि अगर ये चीजें भारी पड़ गई या हो गई या अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी बड़ी आलोचना हुई, तो उसमें इन विपक्ष के नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदार है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी में ममता बनर्जी हो। बल्कि मैं पिछले 10 सालों से देखता हूँ कि अगर सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी। ब्रजभूषण जी, आपका नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, आप उसको वाईफाई से जोड़िए तब हम आपके पास आते हैं। हाँ, हाँ। ऋषि जी, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। कल जो कालीघाट की मीटिंग हुई उसमें तमाम बातें कही गई, अपने अपने लेवल पे तमाम सारी बातें टीएमसी के विधायकों ने कही हैं। क्या आपको लगता है टीएमसी में अब अभिषेक बनर्जी हाशिए पे डाले जा रहे हैं क्या? सारा हमला उन्हीं पर हो रहा है। ममता बनर्जी तो किनारे हो गई हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पार्टी को रन किया है पिछले 5 साल में, उसको लेकर बड़ा रंज है उनके टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में। क्या उसी की ये परिणति है क्या? देखिए राजेश जी, मैं आपको खरी खरी एक बात कह दूं कि कहीं ना कहीं टीएमसी का कार्यकर्ता जो आज अपने घर में नहीं है या किसी भी तरीके से वायलेंस का शिकार हुआ है, या टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ अगर जनता ने मारपीट किया है तो उसका मुझे खेल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जिम्मेवार अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से इस चुनाव में अपने मंतव्य और अपने भाषणों को रखा। जी राजेश जी, बोलिए बोलिए राजेश जी, बोलिए। अभिषेक बनर्जी जिस भाषणों को डिजाइन किया आज। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। आवाज। तो अभिषेक बनर्जी जिस प्रकार से अपने इस चुनाव में गए अपनी दल की बातों को रखने, वहां उन्होंने इंडिया बनाम टीएमसी कर दिया। अब एक बात बताइए, जब बात आती है भारतीयता की, भारतीयता बनाम अगर बंगाल में राजनीति हो जाए तो लोग इसको विफल ही करेंगे। और उन्होंने खरी कोटी सुनाने के साथ साथ ही कहीं होम मिनिस्टर को कई बार धमकी लगा दी, जनता को धमकी लगा दी कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद मैं देख लूंगा कि कौन है इसका दिल्ली में इसके पिताजी बैठे हुए हैं जो आपको आके बचाएंगे। तो इस तरह की धमकी पहली बार हमने लोकतंत्र में चुनाव प्रचार में देखा है भारत के। तो कहीं ना कहीं जनता का ये रोष था, और उनके कारण जो विधायक हारे हैं, जहां जहां टीएमसी के प्रचार में अभिषेक बनर्जी गए हैं, भाजपा का बड़ा शानदार प्रदर्शन था। मैं उन बेल्टों की नहीं बात कहूंगा जहां पर एक समुदाय विशेष के लोग रहते हैं, अधिक डेमोग्राफी उनकी जनसंख्या ज्यादा है, वहां तो खैर टीएमसी ने प्रदर्शन किया ही अच्छा। लेकिन बाकी जगह जहां हिंदू बाहुल क्षेत्र है, जहां जहां अभिषेक बनर्जी गए हैं प्रचार करने, वहां खाता तक नहीं खोल पाई है कि। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि उनके जो विधायक, उनके स्टाइल से, ये जो कॉर्पोरेट स्टाइल का जो चुनाव कराया था आईपैड, आपको पता होगा कि रिजू दत्ता लाइव टेलीविजन पे आके कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आके बताते थे कि आपको क्या भाषण देना है, आपको क्या बोलना है। नेता, किसी नेता प्रतिपक्ष के ऊपर माने विशेष टिप्पणी, उनकी पर्सनल लाइफ पे टिप्पणी, उनके माता पिता पे टिप्पणी करना, ये माने आप क्या, ये अनएक्सेप्टेबल है किसी भी डेमोक्रेसी। तो इस तरीके की डेमोक्रेसी, इस तरीके के भाषण को डिजाइन करना और इस तरीके का अभिवादन को देना, कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी के जो कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था उस पर भारी पड़ा है। कहीं ना कहीं उनके विधायक जो हैं उनमें ये रोष था कि हम जनता तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि 5 सालों तक हमें काम करने ही नहीं दिया। क्योंकि हर कंस्टिट्यूएंसी में काम कौन कर रहा था? आईपैक कर रहे थे। हर कंस्टिट्यूएंसी में आईपैक का एक प्रभारी हुआ करता था जो एक एमबीए किया हुआ बच्चा है,
आप एक बात बताइए, हमारे जो बिजनेस स्कूल है उस स्कूल में पॉलिटिक्स सिखाने लग गए हैं क्या आज ये बिजनेस इंस्टीट्यूशन? नहीं ना। पॉलिटिक्स के जमीन से जुड़ी हुई बात है। जब तक आप जनता के बीच में जाओगे नहीं, तब तक आप आसार नहीं लगा पाओगे कि आपकी राजनीतिक नैया किस तरफ जा रही है। तो कहीं ना कहीं 15 साल तक ये राजनीति का इस तरीके का आकलन रहा, और इस बार अभिषेक बनर्जी जिम्मेवार हैं जो टीएमसी की नैया डूबी है बंगाल में। तो कहीं ना कहीं इसीलिए अभिषेक बनर्जी के ऊपर रोष फटा है उनके विधायक, और कई ऐसे लोग हैं ना कि चौधरी साहब, इसमें एक सवाल हम आपको जोड़ रहे हैं। डायमंड हार्बर इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति का सेंटर पॉइंट बन गया है, क्यों, क्या है? मतलब ठीक है, बहुत सारी चीजें अभिषेक जी से और ममता जी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन डायमंड हार्बर को लेकर पूरी इंडिया की पॉलिटिक्स में उसका एक अलग से कहीं ना कहीं उस पर डिस्कशन हो रहा है। क्या वजह है? इस पर बात करेंगे आपसे, लेकिन ये आप रखिएगा। ब्रजभूषण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सिंह साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी राजेश जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा था कि बात अधूरी रह गई थी बंगाल के परिप्रेक्ष्य में, उस पर तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल हम और के सामने आपके सामने रख रहे हैं। जो राहुल गांधी का अपना स्टाइल है, उन्होंने जिस तरह से बात कही है कि देश में इस समय आर्थिक तूफान आने जा रहा है, ये कुछ और चीजें हैं, वो नैरेटिव जिस तरह का सेट करना चाह रहे हैं, उसको लेकर भी क्या आपको लगता है पॉलिटिकल अगर व्यू पॉइंट देखें तो उसमें क्या इस समय वास्तव में कोई नैरेटिव सेट हो सकता है क्या? इस पर नैरेटिव सेट हो नहीं सकता है, क्योंकि देश की हिंदुस्तान की जनता जानती है कि ये भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय प्रॉब्लम है। अंतरराष्ट्रीय प्रॉब्लम है। जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में सभी देशों में ऐसी स्थितियां हैं, पूरा विश्व प्रभावित है, तो इन दक्षिण एशियाई देशों में भारत की स्थिति इतनी बुरी नहीं है कि एक नैरेटिव जाकर के इतना बड़ा पॉलिटिकल स्टंट खड़ा कर दे कि लोग इस पर विचार करने लगे। हाँ, कांग्रेस ने कोशिश जरूर की है, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत इनको सफलता मिल भी जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा नैरेटिव नहीं खड़ा हो पाएगा, बहुत बड़ा नैरेटिव नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि जब तक हम जनता से रूबरू नहीं होंगे, जनता से नहीं मिलेंगे, जनता से अपनी बात नहीं रख पाएंगे, जनता के बीच में जब कम्युनिकेशन गैप होगा, तब तक हम जनता से जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 21वीं सदी का भारत है। मैं तो राजेश जी ये भी कहता हूं कि टीएमसी जो जब स्ट्रगल जोन में थी, उस समय वो पार्टी में सत्ता में आई, लेकिन धीरे धीरे वो कंफर्टेबल जोन में चले गए और भतीजे के हाथ में सारी सत्ता की वागडोर सौंप दी। अभिषेक बनर्जी ना तो कोई तपस्या की थी, ना कोई धरना प्रदर्शन किया था, ना कोई तप तपा करके आए थे, लेकिन जैसा कि छोटी पार्टियों का हश्र होता है कि वो अंततोगत्वा सत्ता का ट्रांसफर करती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत नेता का चुनाव नहीं होता है, बल्कि उनके बेटा बेटी या मतलब अन्य किसी रिश्तेदार को सत्ता का ट्रांसफर कर देते हैं। अब वो जनता के बीच में अपना तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। इसके पीछे कम उम्र का लड़का और बड़े बड़े नेताओं को जाकर दिशा निर्देशित करता है, कैसी भाषा बोलता है, किस तरह से संवाद करता है, किस तरह से चैलेंजिंग भाषा बोलता है, तो ये सब चीजें जनता से उन्हें कोसों दूर कर देती हैं। जहां तक कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी सही नैरेटिव रख ही नहीं पाई है देश में। ये पूरे के पूरे 15 साल होने जा रहे हैं सत्ता से बाहर है, लेकिन कोई ऐसा नैरेटिव नहीं रख पाई है कि देश में एक हलचल हो, एक बहस हो। पिछले लोकसभा के चुनाव में एक हल्का सा नैरेटिव संविधान खतरे में है वो बना था, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली वर्तमान समय में नहीं बचा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने 60% वोटों के मालिक होने के बावजूद ये सत्ता से बाहर है। पिछली बार भी मैं ये कह रहा था कि अगर सूक्ष्म राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में जब अल्पमत में थी, तब टीएमसी ने सदन में खूब आलोचनाएं करके और उसके बाद सदन का बायकॉट किया। यानी पर्दे के पीछे आप कहां खड़े हो, पर्दे के पीछे आप किससे लड़ रहे हो, लोकतंत्र में आपकी लड़ाई किससे है? क्योंकि कुछ लोग एक ही फोटो पर 2-2, 3-3 दल, 4-4 दल दावेदार हैं,
तो वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, वो तो आपस में लड़ रहे हैं। तो इन सब के पीछे ये विपक्ष अपना कोई नैरेटिव अभी तक रख नहीं पाया है, इसीलिए मुझे लगता है कि सत्ता से अभी ये कोसों दूर है। और शायद आपने ठीक बात है। ब्रजभूषण जी आपके पास आते हैं। चौधरी साहब, पश्चिम बंगाल का रिजल्ट, तमिलनाडु का रिजल्ट ये बता रहा है कि क्षेत्रीय छत्रपों का अब जमाना लदने वाला है। जो बात ब्रजभूषण जी कह रहे थे कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वहां जिस तरह से सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है वो बिना स्ट्रगल के दिया जा रहा है। मुलायम सिंह की एक बड़ी पार्टी बनाई उन्होंने, उनका एक स्ट्रगल था, उनका अपना औरा था, वो जनता पार्टी इमरजेंसी से उन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बाद बनाया। एक बार उन्होंने सत्ता हस्तांतरण अपने बेटे को किया जरूर, लेकिन दोबारा काट की हांडी चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी ये तो वक्त बताएगा, ये अलग बात है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी लगभग वही स्थिति थी कि ममता बनर्जी चाहती थी कि अभिषेक को हम सत्ता हस्तांतरण करें, वो नाकाम हुई। तमिलनाडु में भी यही स्थिति स्टालिन की हुई और वहां टीवी के यानी विजय ने अपार सफलता प्राप्त की। क्या आपको लगता है क्षेत्रीय छत्रपों का जमाना लदने जा रहा है या आने वाले वक्त में भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही सारी जंग हुआ करेगी? देखिए राजेश जी, कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में नेपोटिज्म का जो सवाल है जी, ये परिवारवाद का सवाल है, इससे जनता अब उभर गई है। जनता कहीं कभी नेपोटिस्ट जो आउटकम है उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही है। आप देखिए भारत में कई ऐसे मीडिया ने संज्ञा दी है, मैंने संज्ञा नहीं दी है। भारत में कई ऐसे पप्पू हैं, एक केंद्र में बैठे पप्पू हैं, एक बंगाल में बैठे पप्पू हैं, तमिलनाडु में बैठे पप्पू हैं, उत्तर प्रदेश में पप्पू हैं। ये सारे पप्पू जो हैं ये कहीं ना कहीं नेपोटिज्म के आउटकम है और इनके वजह से इनकी जो विचारधारा है, क्योंकि इनका पालन पोषण एक राजकुमार के तौर पे हुआ है। भारतीय राजनीति में राजकुमारों को सत्ता नहीं दी गई है। आप देखिए भारतीय राजनीति में जो मेहनत कश है, जो जमीन से जुड़ा हुआ आया हुआ है, उसे हर बार भारतीय जनता ने चुना है। मुलायम सिंह जमीन से जुड़े नेता थे, लालू प्रसाद यादव जमीन से जुड़े नेता थे, ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी हुई नेत्री थी, ये स्टालिन के पिताजी करुणानिधि भी जमीन से जुड़े हुए नेता थे। लेकिन ये जितनी भी पैराशूट विदिन अ फैमिली में हो करके आप राजनीतिक गलियारे में आते हो तो जनता कहीं ना कहीं आपसे विफल जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको ग्रास रूट लेवल का टच नहीं है। क्योंकि आप बंगाल के चप्पे चप्पे पे या भारत के चप्पे चप्पे पर भारत जोड़ो अभियान चलाने से राहुल गांधी को सत्ता नहीं मिली, उसी तरीके से बंगाल में ये बंगाल के चप्पे चप्पे जाते रहे, लेकिन बंगाल में एक नारा चलता रहा, भाईको चोर ममता चोर। क्योंकि इस तरीके का दुर्नीति और इस तरीके की गफलत इन्होंने की है। आप एक बात बताइए, ममता बनर्जी को मैं कब से जानता हूं बंगाल में, जब वो एक एमपी नहीं थी, और ममता बनर्जी का निजीगत संपत्ति, निजीगत घर में भी गया हूं मैं जानता हूं किस व्यक्तित्व और किस हम्बल बैकग्राउंड से वो आई हैं। वहीं पे उनके भाई को यानी भतीजे का इस तरीके का शीश महल, इतनी प्रॉपर्टियां और इस तरीके का माने उनका रहन सहन, बात व्यवहार, एक चीफ मिनिस्टर के हिसाब से उनका प्रोटोकॉल। आप एक बात बताइए, साधारण एमपी बंगाल का उसे चीफ मिनिस्टर के तहत पे अगर प्रोटोकॉल मिलने लग जाए तो बंगाल कहीं ना कहीं अघोषित चीफ मिनिस्टर चला रहे थे अभिषेक बनर्जी। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी जो है वो अपनी विचारधारा खोते जा रही है परिवारवाद के कारण, और जब तक वो परिवारवाद से निकल करके मेरिट को चुनेंगे नहीं, अपने दल में मेरिट को आगे नहीं लेके आएंगे, तब तक वो क्षेत्रीय पार्टी का बेड़ा गर्क होते रहेगा। आप किसी भी क्षेत्र पार्टी को उठा के देख लीजिए, मेरिट को दरकिनार करके नेपोटिज्म को आगे बढ़ाया है, पार्टी का जो है हौसला पस्त हुआ है। या चाहे आप महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, चाहे अब ममता बनर्जी को देख लीजिए, और उसी तरीके से अखिलेश यादव का भी हाल हो रखा है। लालू के परिवार को आप जानते ही हैं। तो मेरिट को इन्हें कहीं ना कहीं तवज्जो देनी होगी, संगठन में वापस जाना होगा
और कहीं ना कहीं जनता के महत्वाकांक्षाओं को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना जरूरी है, आप करिए, लेकिन जनता के महत्वाकांक्षा क्या है। अब यही आपको मैं 2 एग्जांपल दे करके राजेश जी अपनी बात को विराम दूंगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ या पुलवामा का बदला लिया गया बालाकोट, हमारे क्षेत्रीय दल, जितने भी सारे क्षेत्रीय दल थे, वो भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो स्टेटमेंट था, उसके विरुद्ध में इन्होंने अपना ये स्पोक्स पर्सन, उसके विरुद्ध में अपना टीका टिप्पणी करने लग गए। तो कहीं ना कहीं भारत की जनता भी जानती है कि अगर आप भारत के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के विरुद्ध में आप बोलेंगे तो आप किसका टैगलाइन ले रहे हैं? कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान का टैगलाइन ले रहे हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी गलतियां इनसे हुई है। तो क्षेत्र पार्टी का बेड़ा गर्क होना ही था, नेपोटिज्म नहीं निकलेंगे और मेरिट को सामने नहीं रखेंगे, बेड़ा गर्क होगा। चौधरी साहब, क्या अभिषेक बनर्जी के मकानों पर बुलडोजर चलने जा रहा है? क्या ये फैसला शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट में ले लिया है? अपने कुछ खास लोगों को बुलाकर रात में मीटिंग की है और उन्होंने तैयारी की है कि 18 इमारतों पर अभिषेक बनर्जी के वहां मकानों पर या कह लीजिए उनके टेक पर बुलडोजर चलेगा और ब्रूटल तरीके से चलाया जाएगा। ऐसा क्या रात में फैसला हो गया है? ब्रूटैलिटी इसमें इस बात की दिखाई जाएगी कि पूरे बंगाल को यह मैसेज दिया जाए कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आप जमी दोज कर दिए जाएंगे। क्या आप इस तरह का अंदाज क्यों दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है राजेश, कानून से कभी भी हम बड़े नहीं। आज अतीक अहमद कितना भी बड़ा पावरफुल था माफिया उत्तर प्रदेश में, उसे मिट्टी में मिलाने का काम योगी। कहीं ना कहीं देखिए, अभिषेक बनर्जी जो है एक छोटे क्षेत्रीय पार्टी के एक कुशल नेता मैं कह सकता था पिछले चुनाव से पहले, लेकिन इस बार उनकी मति भ्रष्ट हो गई और जिस प्रकार से उन्होंने काला धन संचय किया है, उस काले धन का हिसाब देना होगा। और ये बुलडोज केवल उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, लिव्स एंड बाउंड्स एक कंपनी है, वो कंपनी एक एंटिटी है, उस एंटिटी की प्रॉपर्टी है। अब उस एंटिटी की प्रॉपर्टी से आपका क्या रिलेशन है, अब आप साबित कीजिए कोर्ट में। कोर्ट के किसी भी प्रोसीडिंग को, ये दुर्भाग्यपूर्ण था राजेश जी, बंगाल में ऐसे प्रोसीडिंग्स हुए हैं जहां टीएमसी सेल के अधिवक्ता हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स रोकने का काम किया गया है। तो अब उसी अभिषेक बनर्जी से मेरा गुहार है कि कब वो जा रहे हैं किसी विचारपति के पास, किसी जज के बेंच के सामने कि हमारी संपत्ति बचाइए। एक तरफ आपने कहा ये हमारी संपत्ति नहीं है और एक तरफ अब उसी संपत्ति पे जब बुलडोजर चलेगा तो आप किस मुंह से जाओगे रोकने के लिए? कब जाएंगी उनकी बुआ जी? अब जाएं अपनी भाषा के लिए, तो ये बुलडोज होने वाला है। और कानून देखिए, कानून को स्थापित करना किसी भी सरकार का परम धर्म होता है और कहीं ना कहीं कानून से बैर रखना और कानून के परे जाके काम करना, तो हाल तो ऐसा ही होगा राजेश। नहीं, हम तो एक्चुअली में चौधरी साहब मैं पूछ इसलिए रहा था ना कि जो रात में मीटिंग तय हुई है उसमें शुभेंदु अधिकारी ने अपने पुलिस अफसर्स को बुलाया है, कोलकाता नगर निगम के कुछ अफसर्स को बुलाया है और उन्होंने कहा है कि बुलडोज जो हम लोग एक्टिविटी करेंगे वो सामने से नहीं करेंगे, हम चारों तरफ से करेंगे और पूरे इलाके को क्वार्टन की तरह हम घेर लेंगे, जैसे कि आतंकवादियों को घेरा जाता है उस अंदाज में करेंगे। वो मैसेज किस रूप में है अब वो तो आने वाले वक्त में, दिनों में भी पता चलेगा, लेकिन जिस तरह का अंदाज मतलब बुलडोजर चलाने का किया गया है वो मुझे लगता है शायद उसका एक मैसेज कुछ और है। योगी जी दूसरे अंदाज में चलाते हैं बुलडोजर, वहां शायद आपने कुछ नए अंदाज में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई का प्लान किया है, पूरा होमवर्क चेकआउट किया है और उसको वो ब्लूप्रिंट जो है वो हाईकमान को भी शेयर किया गया है ताकि हाईकमान को भी ये पता लगे कि हम कैसे अभिषेक बनर्जी की इमारतों पर बुलडोजर चलाएंगे। मैं चौधरी साहब आपके पास आता हूं, कुछ चीजें और आपसे भी थोड़ा सा बंगाल के परिप्रेक्ष्य में जानना था। मैं क्या चलिए रवि जी अभी है नहीं, एक चौधरी साहब, एक रवि जी
आपसे जानना चाह रहे थे रवि जी, दो तीन चीजें आपके सामने रख रहे हैं, फिर मैं वापस चौधरी साहब के पास आऊंगा। ये कैसी हलचल चल रही है आपकी पार्टी में? लल्लू नाराज हो गए, रवि जी मेरा प्रश्न समझ रहे हैं कि नहीं? रवि जी समझ रहे हैं, बताइए। मेरी रवि जी जा रही है आप? एक चीज ये है कि लल्लू जी नाराज हो गए, पुनिया जी गए थे मायावती के पास लखनऊ में घर में, तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई। ये क्या है कुछ? और किशोरी लाल शर्मा के खिलाफ जो पोस्टरबाजी शुरू हुई है, ये तीनों विषय आपकी पार्टी में थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं। तो क्या इस पर कोई पार्टी वास्तव में मंथन कर रही है कि नहीं? नहीं, देखिए राजेश भाई, सबसे पहले जब कल राहुल गांधी जी आ रहे थे जी, तो उस समय लल्लू जी का प्रोटोकॉल या प्रोग्राम नहीं बनने का लिहाजा उनको पास नहीं इशू किए गए, लेकिन जब वो चले गए, चीजें ऑलरेडी एयरपोर्ट पे दी जा चुकी थी, उसमें बदलाव नहीं हो सकता था। वो बाहर रहे और जैसे वो निकले, राहुल जी ने देखा, गाड़ी का शीशा डाउन किया और बड़े प्रेम से वार्ता हुई। तो ये कहना कि लल्लू जी नाराज हैं, ये खारिज कर दीजिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो किशोरी लाल शर्मा के खिलाफ जो भी पोस्टरबाजी हो रही है, वो छोटे लेवल पे अगर कोई लोग कर रहे हैं तो बड़े लेवल पे इसका कोई औचित्य नहीं है और ऐसा कोई होता नहीं है। किशोरी लाल शर्मा जी की पार्टी भक्ति पे, किशोरी लाल शर्मा जी की राजनीति पे तो कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। आप सोच सकते हैं कि कितने चहेते व्यक्ति कांग्रेस के हैं जिनको स्वयं कांग्रेस ने अपनी विरासत की सीट पे लड़ाया। उम्मीद थी कि स्वयं लड़ेंगे राहुल गांधी जी, लेकिन किशोरी लाल शर्मा जी लड़े और स्मृति ईरानी जी को हराया। तो हमारे लिए आदरणीय नेता है और उसमें तो अब तीसरी जी के यहाँ गए थे हमारे लोग, उनको तनुज पुनिया जी था कि जब आज दलित प्रकोष्ठ की मीटिंग हुई थी तो उसमें ये बात सामने आई कि मायावती जी लखनऊ में है और उनकी तबीयत कुछ खराब है, 70 के आसपास उनकी उम्र भी है। तो तत्काल वहां से उन लोगों ने सोचा कि चल के क्यों ना उनका हाल चाल पूछा जाए, और बिना कुछ बताए प्रेम की पराकाष्ठा के वशीभूत उनके यहाँ गए। ये बात ठीक है कि मुलाकात नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, अब ये तो बड़े चर्चा का विषय, जरूर पार्टी से विचार विमर्श के बाद पता चलेगा। अभी मैं इस हैसियत में नहीं बताऊं कि क्यों नहीं हुई, लेकिन आप लोग जो दिखा रहे हैं कि चलिए मुलाकात नहीं हुई, अब उनकी तबीयत खराब थी या वो मिलना नहीं चाहिए, ये उनका अधिकार और विशेषाधिकार है। हम तो प्रेम के वशीभूत गए थे और कल भी जाएंगे, आज भी जा रहे हैं, क्योंकि बहन मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री रही है, दलितों की नेता है, एक वर्ग विशेष में उनका अच्छा पकड़ है, और 2027 के चुनाव में हमारे गठबंधन में अगर वो आती है तो निश्चित रूप से एक प्रबल पिलर के रूप में काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो पीढ़ी है, यानी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और अगर बसपा ये तीनों मिल जाती है तो निश्चित रूप से 2027 में भाजपा की उस सरकार को हम सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, जो लोकतंत्र घोट करके तंत्र के सहारे सत्ता पे काबिज है। काम का जुमला दिखा करके एक भी काम नहीं है। प्रदेश सरकार, राजेश भाई, मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। पिछले 6 साल से एलिमेंट्री टीचर की भर्ती नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। हर साल परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन एलिमेंट्री टीचर की भर्ती नहीं हुई, और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कोई विचार भी भर्ती करने का। 69,000 जो शिक्षक हैं वो बेचारे कमर में झाड़ू करके लखनऊ की सड़कों पे घूम रहे हैं, आप लाठियां चलवा रहे हैं। और आप जो जल जीवन मिशन के जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो बेचारे कहीं टोटी पहुंच गया तो पानी नहीं है, और अगर टोटी नहीं पहुंचा तो बीच में वो पाइप फटी पड़ी है, और पाइप अगर है भी तो रास्ता खुदा पड़ा है, और उनका ही रास्ता उनका मंत्री रोक लेता है। बिजली में ही है कि ट्रांसफार्मर जलता है तो शर्मा जी कहते हैं जय श्री राम। और बताइए कि बड़े जोर शोर से रक्षा मंत्री जी आकर के उद्घाटन करते हैं, जिसका नाम कहते हैं ग्रीन कॉरिडोर, और वो 24 घंटे के अंदर राजेश भाई हो जाता है रोज कॉरिडोर। तो अब ये बताइए, धान के घोटाले में, धान के खरीद में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है कि बोरी कहां से आ रही है, एक ही जमींदार धान भी बोया और उसी खेत में गन्ना भी बो रहा है, आप ये नहीं बता रहे हैं। उसके बाद आप 52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आए थी 2017 में, आज 1,20,000 है। आए तो आपने दोगुनी किया, लेकिन कर्जा 3 गुना कर दिया। 3,06,000 करोड़ का कर्जा था, 9,17,000 करोड़ का आपने यूपी में कर्जा कर दिया। तो काम का कोई ऐसा फहरिस्त नहीं है यूपी में जिसको ये दिखा लें। अब जब काम की फहरिस्त नहीं बचती है तो लोग ये कहते हैं कि 80 और 20 का मंगलसूत्र बढ़ जाएगा। कल योगी जी कह रहे थे
हम सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नहीं मानेंगे तो दूसरे तरीके से मनाएंगे। आज की तारीख में राजस्थान प्रदेश में एक भी जगह कोई भी मुसलमान सड़क पे नमाज न पढ़ता है, न पढ़ने की सरकार से इजाजत मांग रहा है। दूसरी बात मैं कहूं, मैं घोर सनातनी हूं, लेकिन सावन के महीने में एक महीने कांवड़िए परेशान होता है, राहगीर परेशान होते हैं। अभी अभी मंगल जो मनाया जाता है, बड़ा मंगल, 4 मंगलवार को सारे भंडारे रोड पे कराए जाते हैं। दशहरा में सारा जो मूर्तियां होती हैं रोड पे होती हैं। जब मूर्तियों को हम जाते हैं जलपा करने के लिए, तब भी रोड जाम होता है। तो अगर 52 शुक्रवार होते हैं एक साल में, तो 52 दिन अगर हमारे जैसे हिंदू के कारण 46 दिन भी साल में रोड बर्बाद होता है। तो ये बात नहीं है। हमारा तो बहुधर्मी समाज है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, कोई आपस में वैमनस्यता नहीं है। जब कुछ नहीं मिल रहा है, इसकी आवश्यकता क्या थी कि हम आपको करने नहीं देंगे। स्ट्रक्चर में भारतीय संविधान आपको अपने धर्म को मानने की, मनाने की इजाजत देता है और आजादी देता है। आप ये जरूर कहिए कि रोड पे मत रहिए, लेकिन रोड पे ये बता देते कि कौन कौन से जिलों में डिमांड आई है रोड पे पढ़ने की और कितने जगह पे लोग पढ़ रहे हैं, ये तो आप बता नहीं रहे हैं। काम की बात आप कर नहीं रहे हैं। राजेश भाई, हमारे यहाँ भाजपा में एक हेमंत बिश्व शर्मा है, शुभेंदु अधिकारी है और योगी आदित्यनाथ है कि कौन पुरोधा बन जाएगा सनातन का, कौन कितना बड़ा रक्षक है। ये लोग केवल ध्रुवी नीति कर रहे हैं और केवल जो एक आप ये कहिए कि नरेशन का काम करते हैं, माहौल बनाने का काम करते हैं। 2027 तक 2 माहौल बनेगा राजेश भाई, 2 माहौल मैं के साथ कहता हूं। एक माहौल बनेगा जानते हैं, देशभक्ति का, जिसके लिए अभी चीफ ऑफ स्टाफ कल बोल रहे थे कि पाकिस्तान नक्शे पे रहेगा कि नहीं रहेगा। और रक्षा मंत्री जी परसों बोल रहे थे कि पाकिस्तान को हम उसी की भाषा में समझा देंगे। जब भाषा में समझाना था ऑपरेशन सिंदूर में, तब तो ट्रंप बाबा ने सीज फायर करा दिया। 100 बार ट्रंप बाबा ने कहा, तब भी आपने जवाब नहीं दिया। अब आपको याद आ रहा है 2027 तक कि एक देशभक्ति का शगुफा नया और खोज दे और योगी आदित्यनाथ जी से ध्रुवीकरण कराए। 2 ही मुद्दों पर राजनीति में जाएंगे, तीसरा काम का फिर उनके पास है ही नहीं। रवि जी, एक सवाल थोड़ा, फिर मैं और मेहमानों के पास जाऊंगा। तनुज पुनिया जी, ब्रजभूषण जी आपके पास आता हूं। तनुज पुनिया मायावती जी के पास गए, मायावती जी नहीं मिली, अलग बात है। क्या कांग्रेस में ये कशमकश चल रही है? और जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, कुछ अंदर खाने की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि लोकल यूनिट आपकी चाह रही है कि 403 सीटों पर कांग्रेस अलग से कंटेस्ट करे, इसके लिए मायावती से हाथ मिला लिया जाए, समाजवादी पार्टी को थोड़ा किनारे किया जाए। और उनका ये लॉजिक है कि मुसलमान वोट हमें देगा, अगर मायावती जी हमारे साथ आती है तो हम काउंटर भाजपा को ठीक से दे पाएंगे। क्या इस तरह का मंथन, या कह लीजिए कार्यकर्ताओं के विचार को कहीं ना कहीं हाईकमान थोड़ा प्रेशर दे रहा है, इसीलिए शायद उसी कड़ी में तनुज पुनिया जी मायावती के घर गए थे क्या? देखिए राजेश भाई, सारी पार्टी एन अपनी ही विकास और उन्नति का रास्ता देखती है। वो स्वयं लड़के करे, अकेले लड़के करे, किसी के साथ लड़के करे। वो इशू सारी पार्टियों का एक है कि हमारे अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व हमारा लोकसभा में या राज्यसभा में या हमारे यहाँ विधानसभाओं में हो। तो उसके लिए सब लोग अपना काम करते हैं। लोकल लेवल पे सबकी है, अपर लेवल पे राय ली जाती है। लेकिन हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है और रहेगा, क्योंकि एक टेस्टेड और ट्रस्टेड गठबंधन जो 2024 में था कि जिसका लाभ सबको हुआ, सबको मतलब हमको हुआ, समाजवादी को हुआ कि आदरणीय मुलायम सिंह के समय में भी जितने लोग नहीं जीते उससे ज्यादा लोग जीत गए। बहन मायावती जी के साथ हुआ था तो मायावती जी के 10 लोग जीत गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नहीं जीत पाए थे। तो वो भी टेस्टेड और ट्रस्टेड। दूसरी बात यह है कि 9% के कुछ आसपास वोटर, 9.8% आज भी मायावती जी के पास है, जो 2024 में था। 12% 2022 में था। तो हम लोग ये पहले भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बात कही थी कि यदि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आती हैं, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनती हैं, तो उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और हमारा इंडिया ब्लॉक मजबूत होगा। आज जो गए थे वो केवल उनका हाल चाल पूछने गए थे, जो कि तनुज पुनिया ने बैठक के बाद ये आई। तो जो उनके हमारे दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हम चल के हालचाल पूछते हैं बहन जी का, क्योंकि वो दलितों की एक नेता है।
दलों की पुरोधा है राजनीति की, जो लोग गए थे उसका इंटरप्रिटेशन है, जिनको जो करना हो करे। हम गए थे सामान्य शिष्टाचार से मिलने के लिए, और सामान्य शिष्टाचार से उसी भाषा में गए थे जिस भाषा में भाजपा की एमएलए समाजवादी पार्टी की झंडा जला रही थी, और भाजपा वालों से पहले चले गए अखिलेश यादव जी मिलने। तो राजनीति में समाज सामान्य शिष्टाचार भी होता है, हम उसी के बस भूख में है। और हमारा प्रयास है कि भाजपा जैसी फांसीवादी ताकतों को रोकने के लिए जो लोग हमारे साथ आते हैं, हमारा बूथ हुआ और हम रोकने में सफल हो पाएंगे। लेकिन ये कहना अनुचित है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि 403 पे लड़िए, या 201 पे लड़िए, या 101 पे लड़िए, या 1 पे लड़िए। ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है और सारी चीजों का गुणा गणित बैठा करके करता है। ठीक बात है। रवि जी आपके पास आते हैं। चौधरी साहब आप क्या कहना चाह रहे थे पहले वो तो बता दीजिएगा, लेकिन एक सवाल ये भी है, मुझे जो जितनी जानकारी, आप बंगाल में चुनाव जीत गए हैं, बंगाल की पूरी टीम, ब्रजभूषण जी आपके पास आ रहा हूं, बंगाल की पूरी टीम यूपी में उतार दी गई है। करीब 102 लोग आपके बंगाल यूनिट के यहां पहुंच गए हैं, और वो 2 दिन पहले ही आए, क्रमवार आए हैं, लेकिन रात तक 102 लोगों की संख्या है जिन्होंने बंगाल फतेह की है। उसमें वो आपके तमाम थिंकर्स भी हैं, तमाम और भी जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं बंगाल के लोग में किया है उन्होंने, वो भी हैं। चौधरी साहब प्लीज कैरी ऑन। ब्रजभूषण जी आपके पास आ रहे हैं जी। मैं रवि जी को स्वागत करता हूँ जी। हालातों में वो माननीय मायावती बहन मायावती जी के हालात को पूछ लें, लेकिन वो मायावती जी स्वास्थ्य का हाल पूछने नहीं गए थे। वो ये लोग गए थे 9% जो वोट शेयर है उसको आई करते हुए मायावती जी के द्वार पे पहुंचे। आपको अगर दलितों की इतनी चिंता थी कांग्रेस को, तो दलितों के महामहिम शिरोमणि अंबेडकर जी को जो पार्टी टिकट नहीं देती थी खड़ा होने के लिए चुनाव ताकि वो कार्यकारिणी में सदस्य बन के जाएं, वैसी पार्टी आज दलितों के स्वभाव और दलितों के महत्वाकांक्षाओं को क्या समझेगी? जो पार्टी सच्चर कमीशन या कई ऐसे दलितों के ऊपर आधार किए हुए कमीशन का रिपोर्ट प्रकाश नहीं कर पाई, वो पार्टी आज कहती है कि हम मुसलमान या दलितों का हम माने बेड़ा जो है उसको उठाएंगे और पार लगाएंगे। अब भारत आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गया। ये फांसीवादी हमें समझते हैं, लेकिन जॉर्ज सोरोस के चंदे पे चलते हैं, फोर्ड फाउंडेशन के चंदे पे चलते हैं, चाइना के बिके हुए जितने भी नैरेटिव्स हैं, इनके मंत्री और इनके सभापति, इनके जितने नेता हैं सारे हैं। आप एक बात बताइए, जिस प्रकार से देश विरोधी संगठनों के साथ इनके तार जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी देश में राष्ट्रवाद की पार्टी, हम फांसीवादी पार्टी नहीं है। हमने राष्ट्रवाद को आगे ले जाने का काम किया है। आपको केवल अपना लाभ दिखता है रवि जी। आपने कहा ना हमारी गठबंधन हुई तो इससे सबको लाभ हुआ। राजनीति में लाभ के कारण राजनीति मत कीजिए, सेवा भाव से कीजिए। आपने लाभ को देखा है इसीलिए आपने गठबंधन किया है, हमने लाभ को नहीं देखा है, हमने देश में सेवा और देश को आगे ले जाने की बात की। अगर अब यही बात रही तो मैं आपको लिखित तौर पे इसी टीवी डिबेट में कह देना चाहता हूं कि भारत की जनता अब नेपोटिज्म से आगे निकलकर मेरिट को चुनना जानती है। आपके पास नेपोटिज्म के अलावा मेरिट पे खड़ा हुआ एक व्यक्ति दिखाइए। अगर आपने मेरिट को अगर चुना होता तो आपके दल के नेता आज हमारे दल के पास, हमारे दल में नहीं आते। उन्हें जो जगह हमारे दल ने दी है उनके मेरिट को देखते हुए केवल आप लोगों ने दरकिनार किया है। हाँ, हिंदुत्व का झंडा बुलंद करेंगे क्योंकि इस देश को 2 नेशन थ्योरी के कारण कैबिनेट मिशन फेल हुआ। 1947 में 2 नेशन थ्योरी के कारण देश को धर्म के आजाद धर्म के ऊपर बांट दिया गया। और रहा बात कि कोई संतोषी पूजा करे, दुर्गा पूजा करे, कोई भी पूजा करे, ये यहाँ की संस्कृति है, अरब से नहीं आई है रवि। अरे ये हमारी भारत की संस्कृति और हम मनाएंगे। और जिसको अरबी संस्कृति मनाना है वो ईरान जाए, अरब जाए, 5600 देश पड़े हुए हैं वहां पे। और आप जैसे लोग अगर लाभ के लिए राजनीति करते हैं तो शर्म आनी चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पर ऐसा नेता जो लाभ के लिए गठबंधन और लाभ के लिए निजीगत लाभ के लिए राजनीति करता है, देश के लिए तो कभी कोई सोचता ही नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में और पॉकेट में रखने का काम किया। 370 जैसी धारा जो है नेताओं के रखा था। बताइए वो भारत को जोड़ने का एक प्रावधान था कि भारत में एक इस्लामी राष्ट्र बचा रहे, उसका प्रावधान था।
क्या आप जैसे नेता कश्मीर जा सकते थे 370 के पहले और वहां चुनाव लड़ने की बात कर सकते थे? क्या वहां पर दलितों को अधिकार दिया गया था? दलितों की माने दलितों की बात को रख रहे हैं इस तरीके की। इसने अपने नेताओं के साथ क्या व्यवहार किया बताइए? नरसिम्हा राव के साथ आपने क्या किया? तो कांग्रेस को अभी ये मंथन करना चाहिए कि किस प्रकार से राहुल गांधी को के अलावा और जो नेतृत्व हैं जो मेरिट रखते हैं उन लोगों को आगे ले आकर के कांग्रेस को मजबूत किया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और हम चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, ताकि मजबूत कांग्रेस ही हमें हमारे अगर हम कहीं निश्चय और हमारे संकल्पों में अगर हम पीछे जा रहे हैं तो मजबूत कांग्रेस ही हमें रास्ता दिखा सकती है। हमें कांग्रेस को मिटाना है। कांग्रेस अपने संस्कार को सुधारे और 2 नेशन थ्योरी और कैबिनेट मिशन की बात हमने 47 में खत्म कर दी थी। आप इस भारत में तुष्टीकरण की राजनीति बंद कर दीजिए, वरना कांग्रेस के डब्बे में एक वोट गिरना बंद हो जाए। ठीक बात है। चौधरी साहब, आपने काउंटर किया अपना लगभग। विभूषण जी, जो हालात हैं आप देख ही रहे हैं, अपना अपना अंदाज अलग अलग है। क्या आपको लगता है भाजपा को रोकना विपक्ष के लिए थोड़ा मुश्किल सबब है क्या? अगर सब मिलकर लड़ेंगे तभी रोका जा सकता है भाजपा के विजय रथ को, अन्यथा मुश्किल होगी क्या यूपी में भी, 2027 में भी? अगर राजनीतिक आंकड़ों से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी 44% से ज्यादा मत कहीं पर भी नहीं पड़े हैं और 56% वोट अभी भी बाहर है। और जिस समय 56% वोट अगर एक हो जाता है तो वो 44% का जो फ्लोटिंग वोट है वो अपने आप कम हो जाता है। देखिए चौधरी, मैं ये बताता हूं कि ये देश सेकुलर है, सेकुलर था और सेकुलर रहेगा। इसको आप रोक नहीं सकते। तो आप 1974 में 42वां अमेंडमेंट ला करके अगर प्रियम्बल को बदलेंगे नहीं, हमारा देश को हम सेकुलर नहीं मानते हैं। आपने इनके पंछी लगा करके 42वां अमेंडमेंट किया। हिंदुस्तान की बातें नहीं है, हिंदुस्तान का डीएनए नहीं है। आप अगर एक विपक्ष के नेता को पप्पू कहते हैं, इससे सनातन की सभ्यता और संस्कृति झलकती है। क्योंकि विपक्ष के नेता को भी विपक्ष के नेता को भी राजेश भाई जनता ने चुना है। और हम लोकतंत्र के फ्रेमवर्क में रहते हैं, ढांचे में रहते हैं। लोकतंत्र में जितना प्रधानमंत्री, जितना सत्ता पक्ष कीमती होता है, उतना ही विपक्ष का नेता होता है। इसके बाद विपक्ष के नेता की भूमिका करें तो जिस राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा की, इसका मतलब है कि वो भारत को समझते हैं, भारत की चीजों को जानते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा होना अपने आप में एक प्रशिक्षण है, एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। और इसके बाद सदन में उनके द्वारा उठाए गए सवाल और बहुत सारी चीजें लोगों के जहन में गई है। भारतीय जनता पार्टी इतने मजबूत नहीं है जितना मजबूत पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत जाना बिल्कुल एक अलग बात है, लेकिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन वास्तविक गठबंधन हो जाए और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से थोड़ा सा अलग हट जाए तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा विपक्ष, चाहे सत्ता में कांग्रेस आए या सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आए, लेकिन बहुत अच्छा सत्ता विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों चल सकते हैं। और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है, लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि हमें नहीं, उस पर तो ब्रजभूषण जी, चौधरी साहब भी सहमत हैं कि हम सत्ता में हैं तो काउंटर पार्ट हमारा अच्छा होना चाहिए, यानी कि कांग्रेस। उन्होंने क्षेत्रीय छत्रपों को इस संघर्ष में नहीं जोड़ा है। उनका किसी भी तरह का कोई इंफेसिस समाजवादी पार्टी या एआईडीएमके या डीएमके या टीएमसी पर नहीं है, उस पर फोकस नहीं है। वो ये खुद चाह रहे हैं कि अगर सत्ता में हम बैठे तो कांग्रेस सत्ता विरोधी पक्ष में रहे, और कभी अगर कांग्रेस बैठे तो हम सत्ता में रहे, हम विरोध में रहे। मैं आपके पास आता हूं रवि जी, फिर चौधरी साहब, फिर आप काउंटर करिएगा। रवि जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने, ब्रजभूषण जी ने एक सेकुलर वाद पर और सेकुलर पॉलिटिक्स पर एक बात की है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरह का राष्ट्रवाद चल रहा है, देश के 22 राज्यों में कांग्रेस की और भाजपा की सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं उनके, और
कोई ऐसा नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी भी दिखाई दे रही है। असम है, यूपी है, गुजरात है, प्रो इनकम्बेंसी भी दिख रही है। क्या आपको लगता है मुकाबला कर पाएंगे 2027 में भी क्या यूपी का आप, रवि जी? भाई भाजपा का मुकाबला बड़े खुले दिल से कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानेश जी का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञानी जब लेबर फील्ड हमारे पास नहीं होगा, बताइए कि एम्पायर ही खराब होगा तो बाल चाहे आउट स्विंग हो चाहे इन स्विंग हो तो एलबीडब्ल्यू दे ही देगा। तो हम उस पे तो उंगली उठा नहीं सकते, वो नहीं कर सकते। दूसरी बात देखिए, अब 22 प्रदेशों में, भगवान करे कि इनकी 32 प्रदेशों में सरकार हो जाए। हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार बनी, ये भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्वस्थ राजनीति का जो पर्याय होता है उससे ये दूर भाग रहे हैं। स्वस्थ राजनीति क्या होती है राजेश भाई, हम बताते हैं। 1971 में जब निक्सन से मिलकर के इंदिरा गांधी जी आई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने बुलाया अपने रूम में, किसी और को नहीं बुलाया। जैसे एयरपोर्ट से आई और उसके बाद इनको भेजा यूएनओ में। जब पाकिस्तान ला रहा था, पाकिस्तान का विरोध करना था, तब हमारे यहाँ राव जी ने भेजा अटल बिहारी वाजपेयी को। हमने कभी नहीं कहा, जब उदारीकरण को लागू करना था तो हमने कोई कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई, वाजपेयी जी से पूछा और कर दिया मनमोहन सिंह को। तो ये होता था, जब खराब थी तो उस समय भेजा गया और किसी ने नहीं कहा कि दवा कराने गए। वाजपेयी जब राजीव गांधी जी नहीं रहे इस दुनिया में, तो ये था पक्ष और विपक्ष का कितना साम्य होता है। ये नेहरू जी के निधन के बाद स्वयं वाजपेयी जी ने कहा था, और 71 के बाद वाजपेयी जी ने क्या कहा था इंदिरा गांधी जी को। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, मेरे मित्र कह रहे थे कि पप्पू हैं। जिस पप्पू को आप तथाकथित पप्पू साबित करने के लिए लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दिए, वो पप्पू तो साबित नहीं हो पाया, लेकिन आपको गप्पू बना दिया। क्यों बनाया वो बता रहा हूं। उसी को आपको कहा था 2016 में कि गब्बर सिंह टैक्स 5 से ज्यादा मत रखिए, 2 आपको 9 साल बाद जाकर पता। जब आप लेकर के आए थे नोटबंदी तो उसने कहा 2 जीडीपी गिर जाएगी। वो कह रहा था कि हमारे साथ पाकिस्तान के साथ चाइना भी दुश्मन है, वो ऑपरेशन सिंदूर में साबित हो गया। ये कह रहा था कि जो आप 3 कृषि कानून लाए हैं वो काला कानून है, आपने उसको खेत के साथ वापस किया। लेटरल एंट्री का कानून आप लाए थे, उसने कहा तो आपने वापस किया। लैंड एक्विजिशन आप पीछे पप्पू के कहने से आपकी सूट बिकवा दी 10 लाख की, लेकिन आप उसके टी शर्ट का कलर नहीं बदलवा पाए। अब आपके प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि बेटी आओ पढ़ाओ, और रडार चाहता है बादलों में, चाहे नाली से बना। हम जब अभी कह रहे थे कि देश में संकट आने वाला है तो आपके प्रधानमंत्री जी देशद्रोही में थे। महाराष्ट्र से घूम रहे मंत्री जी कर रहे हैं। अब जब मुख्यमंत्री ले लिया तो सब कुछ खराब हो गया। सोना भी मत खरीदिए और विदेश भी मत करिए, खाइए भी मत, सब कुछ बिल्कुल सब खराब हो गया 8 दिन में। आपके जो पप्पू जी हैं, एक बार बताइए चीज ने बोलो और आज भी और मेरे नेता ने जिसको आप तथाकथित पप्पू कहते हैं बात सही हो और पीछे मुड़ा हो। दूसरा चुनौती देता हूं कि देशों में, आपके देशों में प्रधानमंत्री जी गए हैं, एक बार भी मंच से संबोधित करते हुए कोई वीडियो दिखा दीजिए। मेरा नेता मदमस्त माफी कुछ मंच पे मचलता है और जवाब देता है पत्रकारों का। अभी अभी आपके गए स्वीडन में थे, आपका ना नॉर्वे में, वहां पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 1 नंबर है कि भाई क्या है फ्रीडम, जो हम 157 नंबर पे है। प्रधानमंत्री जी भाग जाते हैं। ये है आपके गप्पू का नजारा। और पप्पू को जितना आप करेंगे आपको पप्पू बना दिया है। ताली और बजा लीजिए। अरे आप ताली प्रधानमंत्री जी तो थाली भी बजवाते हैं, आप कहिए हम भी बजा लेते हैं, एक बार और थाली बजाएंगे। यही काम ठीक बात है रवि जी। मुझे लगता है अभी बहुत सारा विषय था, लेकिन आपकी उपस्थिति थोड़ा देर से हुई, मजा कम आई थोड़ा। अगर वो उस पर प्रतिवाद होता, वाद होता तो और जरा चौधराहट समझ में आती। ऋषिकेश जी बहुत संक्षेप में बात, चूंकि अब समापन की स्थिति है, संक्षेप में चाह रहे हैं, रवि जी ने समापन कर दिया है, उन्होंने गप्पू आपके प्रधानमंत्री को बता दिया है, आपको क्या लगता है?
प्रधानमंत्री अरे हम मतलब सभी कह देश रहे के हैं। प्रधानमंत्री हैं, पप्पू और गप्पू को लेकर उन्होंने तुलनात्मक दृष्टि से जो अध्ययन अपना बताया है उसे कहीं ना कहीं अपने अंदाज में आप रखिए, लेकिन उसका सटारिक अंदाज भी आपको थोड़ा आत्मसात करना होगा। बस उनकी बात को एक जवाब मैं देना चाहता हूँ, छोटी सी मैंने बात। नहीं नहीं, तो रवि साहब फाइनल बताइए। हाँ रवि जी एक्चुअली क्या है कि देखिए, जब हम विपक्ष में थे और कांग्रेस ने हमें बहुत बार मौका दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके भारत के विपक्ष को भारत की बात को रखना चाहिए, हमने बाखूबी को निभाया भी है समयकालीन। लेकिन जब इनके नेता जाते हैं बाहर, देश के बाहर जाकर के यूएस में उनका क्या उन्होंने किस तरीके से बात को रखा, इंग्लैंड में जाके उन्होंने किस तरीके से बात रखा, यूएस में जाकर इल्हान ओमर से मिलना, जो कथा कथित भारत विरोधी लोग हैं उनसे मिलना। रवि जी एक मिनट, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, सुन लीजिए। जितने भी भारत विरोधी ताकत हैं उनसे मिलना, जॉर्ज सोरोस के बेटे से मिलना, जो फिलैंथ्रोपिस्ट कहता है कि मैं जितना पैसा लगे लगाऊं लेकिन भारत में राष्ट्रवादी सरकार नहीं रहनी चाहिए, मोदी की सरकार नहीं रहनी चाहिए, ऐसे लोगों से मिलना। प्लस पाकिस्तान में जाके कहना कि हमें कुछ तो हम कर नहीं सकते, आप ही कुछ कर दो ताकि चुनाव जो है मोदी हार जाए, मणिशंकर अय्यर। अब ऐसे लोगों को आप डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि आपने विपक्ष का अच्छा चेहरा अपनाया है, लेकिन हम जब जाते हैं तो मंच पर ताली बजवाते हैं। जितने लोग हैं और जिसके सामने आपके तथाकथित नहीं, मैं मुंह पर कह दूंगा उनके, आप एक दिन तो गुजारिए बंगाल में, जहां ये सेकुलरवादी सरकार रहती है, वहां ये अपीजमेंट के कारण एक शांति प्रिय समुदाय को ऐसा मौका दे देते हैं कि जहां पर और लोग जो सेकुलर रूप से रहते हैं उनको भी तबाही में ले जाते हैं। आप एक बात बताइए रवि जी, आपने कितना दिन बिताया है बंगाल में? आपने बंगाल में दिन नहीं बिताया, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं आगामी चुनाव में, और आपको कह दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है आपको, आपके नैरेटिव को समझ नहीं पा रही है। आप इतने कुशल हैं आपके पप्पू, तो क्यों नहीं इसे वोट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? आज 22वां राज्य हम जीत पाए हैं। आपके पप्पू अगर इतने ही कुशल राजनीतिक हैं तो जनता जनार्दन से अपनी बात को जोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? लोग उनको वोट क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम 44% ही वोट परसेंटेज में है, आप 56% महागठबंधन बना करके भी सरकार में नहीं आ पा रहे हैं। इस पे चिंता जताइए रवि जी। आप हमारे प्रधानमंत्री को गप्पू बोलिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन आप मेरे अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। यहाँ विपक्ष का नेता भारत विरोधी बात करे, समझे? ठीक बात है। भारत के बाहर मुझे लगता है चौधरी साहब आपने मतलब काउंटर किया है। मैं जरा रवि जी से भी एक फाइनल कमेंट ले देता हूं, फिर बंबूसा जी से भी फाइनल कमेंट लूंगा। रवि जी बहुत संक्षेप में काउंटर करिएगा। राजेश भाई मई 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विदेश की धरती में खड़ा होकर कहा कि अजी भारत भी कोई देश था, शर्म आती है वहां पैदा होने में। ये प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य हैं मई 15 के। मेरे भाई को सुनना चाहिए। कम से कम विपक्ष का नेता ये कहता है कि प्रजातंत्र खतरे में है, लेकिन देश का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री विदेश की धरती में कहता है कि यह देश कोई देश है जहां पैदा होने में शर्म आती है, तो किस बात का प्रधानमंत्री है? उसको तो माफी मांगना चाहिए, खेद के साथ माफी मांगना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की हर वाणी देश की दिशा और दशा का निर्धारण करती है। जब प्रधानमंत्री स्वयं कहेगा कि भारत भी कोई देश है, तो लोग क्या कहेंगे बताइए? 2015 में ये बात है। ठीक बात है। रवि जी आपने एक सवाल उठाया है, मुझे लगता है कि बीजिंग में कहा, बीजिंग में मई 2015 बीजिंग में उठा के देखिए। हाँ देखेंगे आपकी बात तो। लेकिन रवि जी वो कुछ कंटेस्ट कुछ अलग था, वो विषय कुछ अलग था, मंशा कुछ उनकी और थी, वो लगती है। मुझे लगता है कि मैं प्रेसाइज शब्द कहता हूं, जिस तरीके से आलू डालिए सोना निकलेगा, मोदी जी का 2017 का वक्तव्य पूरा देश 5 साल तक 7 साल तक राहुल जी के ऊपर घुमाता रहा कि इतने हैं कि आलू डालिए सोना निकलेगा। आप 10 सेकंड मत करिए, मैं पूरी बात कर रहा हूं। चलिए इस पर हम लोग अलग से बहस कर लेंगे। ब्रजभूषण जी बहुत संक्षेप में आपको क्या लग रहा है, 2027 का बैटल बंगाल की तरह ही लड़ा जाना है या कुछ और उसमें नयापन आएगा? नहीं, बंगाल की तरह से चुनाव नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत अलग तरीके से होगा। और इस चुनाव में
इस चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल ये दावा कर ही नहीं सकता है कि सत्ता किसकी झोली में जाएगी। ये 50-50% का चुनाव है। अगर इंडिया गठबंधन सचमुच इंडिया गठबंधन बन गया तो मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि राजीव जी कोई भी वृक्ष ज्यामितीय गति से बढ़ता है लेकिन आकाश को कभी नहीं छूता और उसका डाउनफॉल शुरू। आपने तकनीकी शब्दों का प्रयोग करके एक नया नैरेटिव सेट किया है, अलग विश्लेषण है। ठीक बात है ब्रजभूषण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छी सी चर्चा हुई और फिर नए विषय पर हम आपको जोड़ेंगे। थैंक यू। ममता अभिषेक की गुर्राहट और चौधराहट पे जरा सी भी कमी नहीं आई। अभी भी पराजय के बाद दहाड़ने की कोशिश कर रही हैं, पर यह सब बुस्ता दिए समान है, क्योंकि जिस किसी ने भी गलतियों से सीख नहीं ली तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। उधर राहुल की भी यूपी चुनाव में पहले कोर करेक्शन कर लेना जरूरी है, तभी 2027 की जंग कमेंटेबल होगी। धन्यवाद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज।